नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। राजपथ पर गणतंत्र दिवस के दौरान हम सब ने एक बार फिर से नारी शक्ति को देखा। हमने देखा कि अलग अलग सैन्य टुकड़ियों का वो नेतृत्व कर रही थी, या फिर डेयर डेविल बनकर हम सबको उन्होंने मंत्रमुग्ध कर दिया था। देश की आन बान और शान की रक्षा करने में हमारी महिलाएं पीछे नहीं हैं। उन्होंने दिखा दिया कि वो किसी से कम नहीं हैं। और आज तेजस्विनी में ऐसी ही 3 जाबाज महिला अफसर हमारे साथ हैं। आइए देखते हैं ये कौन है। पूरे देश के लिए वो अविस्मरणीय पल जब गत 26 जनवरी को राजपथ पर देश की महिला शक्ति का अभूतपूर्व प्रदर्शन देखने को मिला। आर्मी सर्विस कोर की लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी पहली महिला बनी जिन्होंने 144 पुरुषों की बटालियन को लीड किया। सेना सेवा कोर का है, नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी। ओवर 90 years of age। असम राइफल्स की मेजर खुशबू कंवर ने महिला बटालियन का नेतृत्व किया और सलामी दी। Led by Major खुशबू कंवर। वहीं आर्मी सिग्नल कोर की कैप्टन शिखा सुरभि ने एक हैरत अंगेज कारनामे के तहत चलती मोटरसाइकिल पर खड़े होकर तिरंगे को सलामी दी। गणतंत्र दिवस परेड पर नारी शक्ति का ये शौर्य प्रदर्शन इतिहास बन गया, जिसने एक बार फिर इस बात की तस्दीक की कि देश की रक्षा करने और बहादुरी और जज्बे की मिसाल पेश करने में वो किसी से पीछे नहीं। सेना सेवा कोर का है, नेतृत्व कर रही हैं लेफ्टिनेंट। तो आइए मुलाकात करते हैं भारतीय फौज की 3 जाबाज महिला अफसरों से। हमारे साथ मेजर खुशबू यहाँ बैठी हैं। मेजर खुशबू जिन्होंने पहली बार असम राइफल्स की महिला अर्धसैनिक बलों की टुकड़ी को परेड में उनका नेतृत्व किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है मेजर खुशबू। और हमारे साथ यहाँ कैप्टन शिखा सुरभि बैठी हैं जिन्होंने की मोटरसाइकिल पर अपना जलवा दिखाया और डेविल बन के पूरे देश को दिखाया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच शिखा। और हमारे साथ लेफ्टिनेंट भावना कस्तूरी बैठी हुई हैं जो कि सेना सेवा कोर से आती है। उन्होंने भी इतिहास रचा जब पुरुषों की टुकड़ी का उन्होंने नेतृत्व किया। बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मेजर खुशबू आपसे, जब 26 जनवरी पर परेड पर निकलते हैं महिलाएं तो पूरा देश उनको टकटकी लगाकर देखता है, लेकिन ये बताइए उस वक्त आपको कैसा गौरव का क्षण वो आपकी जिंदगी के लिए होता है? जी मेरे लिए बेहद गौरवान्वित करने वाला पल था। एक ऐसी भावना थी मेरे अंदर जिसे शायद मैं शब्दों में बयां ना कर पाऊं। ये एक ऐसी फीलिंग है जिसे आप केवल एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जब आप एक पूरे 148 सदस्य अपनी महिला टीम को लेकर आगे बढ़ रहे होते हैं, आप प्रेसिडेंट के सामने से सैल्यूटिंग डाइस पे उनको सैल्यूट करते हुए निकलते हैं। तो ये बेहद रोमांचक पल था। मुझे एक ऐसा लगा जैसे एक सपने के साकार होने जैसा था ये। बिल्कुल। कैप्टन आपका क्या अनुभव था? आप तो बाइक पर जिस प्रकार से खड़े होके आप निकली तो वाकई लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी। मुझे भी ऐसा लगता है कि जैसे हम बचपन से हमेशा हम रिपब्लिक डे परेड टीवी पे देखते थे। तो टीवी पे देखते हुए लगता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है, इतनी अच्छी ड्रिल कैसे हो सकती है, इतनी अच्छी चीजें हम कैसे देख सकते हैं। बट अगर आप उसी दिन उसी सपने को आप एक दिन आप खुद राजपथ पे चल रहे हो तो वो नॉर्मल प्रैक्टिस के डेज तो हमें लगते ही थे स्पेशल, बट जो हमारा डी डे था 26 जनवरी, उस दिन ऐसा लग रहा था कि जो बचपन में हम सपना देख रहे थे आज वो पूरा हो रहा है हमारे सामने। हाँ, लेकिन कभी एक पल को थोड़ा सा डर लगता है कि भाई हम चले जा रहे हैं, कहीं कुछ हो ना जाए। डर तो आपको थोड़ा लगना चाहिए, जैसे हमारा बाइकिंग का स्टंट्स वाला है हमारी टीम का। डर लगना चाहिए क्योंकि बिकॉज अगर हम थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस अगर ले आएंगे तो बाइक पे आपको थोड़ा सा सोच के चलना पड़ेगा। बट अगर आप एक बार बाइक पे खड़े होके स्टार्ट कर देते हो किसी चीज को तो फिर उसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करते हो कि हाँ नाउ इट विल बी पॉसिबल। लेफ्टिनेंट भावना, आप एक ऐसी टुकड़ी का नेतृत्व कर रही थी जिसमें सिर्फ पुरुष थे और आप उनके आगे चल रही थी। कैसा था वो मोमेंट आपके लिए? जब मन से हम लोग गुजर रहे थे, हमारी 1 साल की मेहनत और जो हमारे खून के अंदर जो गुस्सा था और हमारी जुनून थी जो उस दिन दिखाना था हमें, आई थिंक हमने दिखाया है उस दिन। और सबसे खूबसूरत पल था जब हम डिग करके हमारा डिग में जो आवाज सुनाई दे रही थी, हमारी खुशी, उसने लोगों को शायद समझ में आ गया होगा वो टाइम पे। तो उस वक्त आप लोगों ने तो काफी रिहर्सल्स भी किए थे, जब लोग आपको देख रहे थे वो उनकी नजरों में आपने क्या पढ़ा?
एक बहुत बड़ा चेंज था, क्योंकि मैं कमांड कर रही थी और हमारे बंदों ने इतने अच्छा परफॉर्म किया है एंड आई थिंक एवरीबडी वाज लुकिंग अप टू द आर्मी सर्विस कोर कंटिजेंट, मार्चिंग कंटिजेंट। तो जब पुरुष आपके पीछे चल रहे हों और महिला उनका नेतृत्व कर रही हो, तो वो तो एक पल अब मेरे ख्याल से बिल्कुल ही अलग अनुभव होता है। बिल्कुल होता है एंड बहुत खुशी महसूस होती है जब मेरे पीछे जो जवान चल रहे थे उनको भी इतनी खुशी, इतनी इक्वल खुशी होती है कि हमारे आगे साफ चल रहे हैं। बिल्कुल। मेजर खुशबू, ये बताइए कि जब रिपब्लिक डे परेड के लिए चुना जाता है तो वो भी एक मुश्किल प्रक्रिया होती है, तो कितना डिफिकल्ट था, मतलब आप उसके लिए शामिल हो पाई और आप उसका नेतृत्व कर पाई। आपने भी इतिहास बनाया है एक तरह से, पहली महिला टुकड़ी असम राइफल्स की और उसका नेतृत्व करती हुई आप। जी हाँ, मैं बहुत थैंकफुल हूँ ईश्वर के प्रति, मेरे सीनियर्स के प्रति, जिन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि असम राइफल के इतिहास में एक पहली बार महिला कंटिजेंट कमांडर को चूज किया गया, पहली बार एक महिला कंटिजेंट को फील्ड किया गया 26 जनवरी के लिए। प्रक्रिया काफी चुनौतीपूर्ण थी। हम लोग लगभग पिछले 6 महीने से प्रैक्टिस कर रहे हैं कि लगभग जुलाई महीने में हम लोग सभी जितने भी विमेन ऑफिसर्स हैं, असम राइफल में अभी विमेन ऑफिसर्स असम राइफल कैडर की नहीं है। अच्छा। जितनी भी महिला अफसर हैं वो आर्मी द्वारा डेपुटेशन पर भेजी जाती हैं। तो हम में से लगभग 10 से 15 महिला अफसर्स वहां आए जिन्होंने ट्रायल्स दिए और उनकी छटनी होते होते लगभग दिसंबर तक हम लोग 2 ऑफिसर्स थे जिन्होंने इस परेड में भाग लिया। तो काफी चुनौतीपूर्ण था, पर शायद फैमिली का सपोर्ट रहा, मेरी दृढ़ इच्छा शक्ति थी और जो मेरी बेटी, जो मेरी एक प्रेरणा है, वो पूरी इस जर्नी में वो मेरे साथ रही। कितनी बड़ी बेटी है आपकी? जी, वो 2.5 वर्षीय है। तो 2.5 साल की बच्ची को छोड़ के आपने इतना रिगरस आपने प्रैक्टिस सेशंस अटेंड किए होंगे, कभी ये नहीं लगा कि मतलब बच्ची मुझे मिस कर रही है? जी नहीं, जैसे ही मैं परेड से वापस आती थी तो वो भाग के मेरी गोद में आती थी और जो उसकी आंखों में चमक थी और जो उसका सवाल था, मम्मा इतना सारा ड्रिल क्यों करता है तो काफी मेरी सारी थकान वहीं खत्म हो जाती थी जैसे ही वो आके मुझे हग करती थी। और that one hug of hers, that twinkle in her eyes, it kept me going. कैप्टन शिखा, आप बताइए कितना मुश्किल था, ये बताइए आपको पहले से बाइक चलानी आती थी कि नहीं आती थी? हाँ, बाइक चलानी मेरे को पहले से ही आती थी, बट जैसे ही इंट्रोडक्शन हुआ इसका डेयरडेविल्स टीम का, तो मैं इसका श्रेय देना चाहूंगी अपनी पूरी यूनिट जहां से मैं आई हूँ। भटिंडा 572 सब ग्रुप मेरी यूनिट है। मेरे कमांडिंग ऑफिसर है कर्नल बलजीत सिंह ढांडा। मैं कहूंगी वो जो हमारी यूनिट का एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है, जिस पूरी यूनिट के मेरे जितने भी लोग हैं, सूबेदार, मेजर एंड ऑल, हमारी एक टीम होती है। तो इन सब का जो एक पॉज की मैम आप कर सकते हो, मैम आप जाओ, मैम आप कर सकते हो, हमने आपको देखा है यूनिट में। तो मैं कहूंगी मेरे कमांडिंग ऑफिसर, मेरे सूबेदार, मेजर, मेरे सीनियर्स और मेरे जो पूरी टीम है मेरी 572 सब ग्रुप भटिंडा, तो उन सबका जो मोटिवेशन था उसने मेरे को काफी मोटिवेट करके रखा। उसके बाद हमारी 3 महीने जबलपुर में प्रैक्टिस हुई। पहले मैं कहूंगी मेरे को स्टंट करना तो आपको नहीं आता है, बाइक पे बाइक चलाना आता है, बट आप जब स्टार्ट करते हो तो लोगों को लगा, मेरी जो डेयरडेविल्स टीम है उनको काफी लगा कि मैम से होगा या नहीं होगा। बिल्कुल। तो लेकिन पहले मैंने हाथ छोड़ के चलाना भी मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। फर्स्ट फ्यू डेज मतलब मेरे से नहीं हो रहा था, बट टीम जो डेयरडेविल्स टीम है उन्होंने काफी मोटिवेट किया, धीरे धीरे मेरे को सिखाया। बट मैं कहूंगी बिना चोट लगे मैंने बड़े ही आराम से धीरे धीरे कंटिन्यूअसली अगर हम करते हैं किसी चीज को तो आप उसमें सक्सेस हासिल करते हैं। लगभग कितना घंटे आप प्रैक्टिस कर रही थी रोज? हमारा ऐसा होता था कि हम सुबह 8 o'clock से 2 o'clock तक सुबह प्रैक्टिस करते हैं एंड इन द इवनिंग हमारा 4 to 6 आप कह लो, वो बाइक को हम मेंटेन करना। तो अगर हम बाइक चलाते हैं तो हमें इस बाइक की हर एक चीज पता होनी चाहिए कि चक्का कैसे खुलता है, गियर बॉक्स किधर है, क्लच वायर किधर है, आप हर चीज वो सीखते हो, जिससे कि कभी आपको रैंडमली कुछ करना पड़ जाए खुद बाइक में तो आप उसको कर पाओ। तो हम 6 hours सुबह प्रैक्टिस करते थे और 6 महीने ये चलता रहा। जबलपुर की जो हमारी प्रैक्टिस थी वो हमने करियप्पा परेड ग्राउंड आर्मी डे के दिन उसको सक्सेसफुल किया। उसके बाद हम राजपथ पे हम सारी टीम मिलके जो हमारी ये कंटिजेंट्स थी उनके साथ हमने कोऑर्डिनेट करके ये पूरा प्रैक्टिस सफल किया और हमने 26 जनवरी आई थिंक हम सारी लेडी ऑफिसर्स ने कुछ करके दिखाया है। बिल्कुल। तो लेफ्टिनेंट भावना, आपने जब प्रैक्टिस कर रही थी, ट्रेनिंग कर रही थी, लगभग कितना समय लगा वो कर दिखाने में जो कि राजपथ पे नजर आ रहा था?
वो 30 सेकंड की वो सैल्यूट के लिए मैं और मेरे जवानों ने 1 साल की उसके अंदर उसके पीछे 1 साल की मेहनत है। और उसके पीछे सिर्फ हमारी नहीं, हमारी पूरी आर्मी सर्विस कोर के जितने भी ऑफिसर है, जितने भी ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स है, जितने भी जेसीओज है, उन सबका बहुत सारा एफर्ट लगा है। क्योंकि 144 बंदों को एक साथ पैर उठाना, एक साथ हाथ मिलाना बहुत छोटी सी बात नहीं है। इसके अलावा एक ऑफिसर होने के नाते उन्होंने कभी भी ये डिफरेंशिएशन नहीं दिखाया। हमें हमेशा सिखाया है कि साहब आपका ये मोमेंट ठीक नहीं है, साहब आपका वो मोमेंट ठीक नहीं है। हर एक दिन सुबह 5 बजे शुरू होता था हमारा परेड और खत्म होता था 12 बजे, 2 बजे, फिर शाम को शुरू होता था 3 बजे से 5 बजे तक। हमने इतना रिगरस प्रैक्टिस किया है और हमारे सेशंस काफी लंबा टाइम तक चला है। एंड I think all that hard work has paid us off on राजपथ। बिल्कुल। When we were marching on राजपथ, वो आवाज जो आ रही थी जब हम डिग करके जा रहे थे और जो तालियां हमने सुनी है, I think वो एक खूबसूरत नजारा था। उसे शायद that is a gift। बयां भी करना बड़ा मुश्किल है। मैं ऐड ऑन करूंगी जो लेफ्टिनेंट भावना कह रही हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि इनके जेसीओज और जिनके जो लोग हैं उन्होंने काफी मोटिवेट किया। तो हमारा ऐसा नहीं होता है कि हम अगर वुमेन ऑफिसर्स आके कर रहे हैं तो हमारे पीछे बहुत बड़ी टीम का हाथ होता है। हमारी पूरी टीम, जैसे इनके जेसीओज ने हेल्प करा, इनका मैम का भी मैं कहूंगी, इनके भी जो साहब वगैरह होते हैं जो हमें ड्रिल सिखाते हैं, उसी तरह मेरे भी जो लोग हैं, हम अकेले सामने आए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि हम पूरा टीम वर्क इसके पीछे। ऑब्वियसली सबका हाथ होता है इस चीज में। एंड मोर ओवर ऑल ऑफ दिस, जब हम इनिशियल स्टेजेस में जब हम यूनिट से निकल के आते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर में, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हाथ हमारा कमांडिंग ऑफिसर का होता है, हमारे सीओ का होता है। जैसे मैं कारगिल में पोस्टेड हूँ। अच्छा। एक ऑफिसर को स्पेयर करना बहुत मुश्किल है। Exactly। काम इतना होता है कि एक ऑफिसर को स्पेयर करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन मेरे सीओ को मेरे पे बहुत ज्यादा भरोसा था। एंड आई थिंक उसने बोला कि भावना बस अपना ख्याल रखना और पूरा जी जान लगा के करके आना है। क्या और और आपने करके दिखाया। और आप तीनों ने करके दिखाया। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, तुरंत हाजिर होते हैं तेजस्विनी में। अभी बातचीत जारी रहेगी, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए तेजस्विनी। बंधन की ताकत से गौरव की पहचान है हम, शुद्धता के वादे से हर कदम साथ है हम। सरिता जी, इन दिनों आप अपने खान पान का ध्यान तो रखती हैं ना? अरे ये क्या, भोजन में साधारण नमक? आयोडीन युक्त नमक का इस्तेमाल करें। आपके शरीर में आयोडीन की कमी से आपका शिशु शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर हो सकता है। आयोडीन नमक इन सारी परेशानियों से आपको बचा सकता है। ये नमक बाजार में आसानी से उपलब्ध है। बच्चों को हंसता खेलता बचपन दें, अपनी संतान का भविष्य संवारें। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। अरे मरी क्या? सॉरी सर, मैंने आपको देखा नहीं। लेकिन मैंने आपको देखा, मैंने आपको पहचान भी लिया। मैं आपके पिताजी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत महान इंसान थे। उनकी मैंने सारी किताबें पढ़ी हैं। मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन हूँ। सुबह ही मैंने उनके फोटो पर हार भी चढ़ाया। फोटो? और मेरा बाप तो जिंदा है। तिलक साहब जिंदा है? तिलक? हाँ। अरे मेरे बाप का नाम रसिक लाल है। रसिक लाल? लोकमान्य तिलक? ये आपके बाप का रोड नहीं है? तो फिर नो एंट्री पे एंट्री क्यों लिया आपने? मुझे माफ कर दीजिए। देखिए, आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया करके पालन कीजिए, क्योंकि रोड किसी के बाप का नहीं है। वेरी गुड, चलिए रिवर्स लीजिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा। एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसकी मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया, नहीं तो पता नहीं। आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना?
वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो। पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। पहला अक्षर रट लो तो वह से एक विद्वान होगा। पक्की होगी बुनियादें तो हाँ से हिंदुस्तान होगा। पहले करो शुरुआत करो तो पक्की बात करो। वंडर सीमेंट, एक परफेक्ट शुरुआत। आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। अरे ये बदबू, अरे कोई बेहोशी हो जाए यार। अरे तो खुद साफ कर लो, पानी डाल लो। शौचालय में पानी तो होना चाहिए ना यार, पानी भी नहीं है। अब बताओ इसका क्या इलाज है? ना ये रहा स्वच्छता ऐप। सिर्फ गंदगी ही नहीं और भी कचरा संबंधित आप म्युनिसिपैलिटी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। गूगल प्ले या ऐप स्टोर में जाकर डाउनलोड करें स्वच्छता ऐप, दर्ज करें गंदगी की शिकायत, जल्द से जल्द होगा समाधान। हम सबके प्रिय पूज्य बापू का ही आशीर्वाद है कि बीते 4 वर्षों में समस्त भारतवासी स्वच्छ क्रांति के दूत बनते शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये है मास्टर राजू, पढ़ाई लिखाई में कमजोर और खेल कूद के मैदान में पीछे। राजू की कमजोरी की वजह है उसका भोजन। राजू की मां खाने में इस्तेमाल करती है साधारण नमक। डॉक्टर बताते हैं कि आयोडीन की कमी से बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा पहुंचती है। इसलिए आज ही अपनाएं शक्ति और बुद्धि का रक्षक आयोडीन नमक। एक व्यक्ति के लिए आयोडीन नमक का मासिक खर्च 1 कप चाय की कीमत से भी कम बैठता है। सवारी जिंदगी चुटकी भर नमक, आयोडीन नमक। एक बार फिर से तेजस्विनी में आपका स्वागत है। राजपथ पर नारी शक्ति इस बार नजर आई एक बार फिर, और ऐसी ही 3 वीरांगनाएं हमारे साथ हैं। हमारे साथ मेजर खुशबू हैं, हमारे साथ कैप्टन शिखा हैं और लेफ्टिनेंट भावना हमारे साथ हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे की तरफ मुड़ते हैं। मेजर खुशबू, ये बताइए कि आपने क्यों ज्वाइन किया आर्मी? क्या प्रेरणा क्या थी उसके पीछे? जी, प्रेरणा तो मैं कहूंगी कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान की तो माटी में कण कण में वीर रस भरा है। सही। तो मेरे फ्रेंड्स थे जो एनसीसी में थे। हाँ। और उनमें से 2 लोगों का जब सिलेक्शन हुआ और जब मैंने उनको देखा पहली बार ऑलिव ग्रीन यूनिफॉर्म में, तो मेरे लिए बेहद उत्साहपूर्ण लम्हा था। मुझे लगा कि अगर ये कर सकते हैं तो मैं भी कर सकती हूँ। तो जो यूनिफॉर्म का चार्म था, जो एक मुझे जीवन में कुछ कर गुजरने की चाह थी कि मैं भी इसी तरह से अपने पेरेंट्स का नाम सोसाइटी में कर सकूं, तो मुझे लगा कि मुझे भी कुछ बड़ा करना है। और यदि आपको देश के लिए खुद को समर्पित करना है तो यूनिफॉर्म में सर्विस करना, उससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। मुझे नहीं लगता उससे बड़ा। तो ये बताइए कि आपका फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताइए। ये बताइए कि आपकी शिक्षा दीक्षा किस तरह से हुई और काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ऐसे मैंने पढ़ा। जी, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। मेरे जो फादर थे वो एक बस कंडक्टर थे और मैं शुरू से ही स्कूल में, मैं एक सरकारी मैं गवर्नमेंट कॉलेज से मैंने अपनी शिक्षा ग्रहण की। स्कूल में थ्रू आउट मैं बहुत थैंकफुल हूँ अपनी प्रिंसिपल मैम का, जिन्होंने मुझे थ्रू आउट मेरी स्कूलिंग के दौरान स्कॉलरशिप प्रोवाइड की। तो मैं ना सिर्फ अपने पेरेंट्स के लिए बल्कि मैं उन सभी के लिए, ये मेरा एक छोटा सा ट्रिब्यूट है, एक छोटी सी भेंट है अपने स्कूल के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए, जिन्होंने इतने संघर्षों का सामना करते हुए आज मैं जो कुछ भी हूँ, मैं केवल उन्हीं की वजह से हूँ। या कैप्टन शिखा, आप बताइए आपने क्यों ज्वाइन किया फोर्सेस में? आने का आइडिया, विचार कहाँ से आया?
एक्चुअली मुझे लगता है कि मैं स्टार्टिंग से ही थोड़ा स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट है। मेरी मदर एक गवर्नमेंट स्कूल में स्पोर्ट्स टीचर हैं, तो उनके मोटिवेशन से मैंने स्पोर्ट्स में काफी चीजें करी हैं, बॉक्सिंग एंड ऑल। तो जो स्पोर्ट्स का जो मेरा एडवेंचर का एक वो था, तो मेरे को लगता है ऐसा कि अगर आप इंडियन आर्मी में यू हैव लाइक सो मेनी अपॉर्चुनिटीज, लाइक जैसे इसमें स्काई डाइविंग या फिर पैराग्लाइडिंग या बहुत सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज हैं। सिमिलर आप देख रहे हो डेयर डेविल्स। तो इस तरह से वो जो मेरे अंदर एक इंटरेस्ट था, उसने मेरे को तो बहुत फैसिनेट किया कि इंडियन। उसके बाद आप देखोगे आर्मी में एक यूनिफॉर्म, मेरे मामा जी वगैरह हैं आर्मी में, तो जब मैं पहली बार सांभा गई थी, उनको देखा कि वो कैसे मतलब बॉर्डर पे हैं और कैसे लड़ाई कर रहे हैं, तो मेरे में हमेशा से वो जोश था कि मेरे को भी कुछ करना है, ऐसे मामा की तरह करना है और कुछ जोश भरा कुछ करना है, जो मेरे को बॉक्सिंग आती है, ये वो मेरे को कुछ इम्प्लीमेंट करना है इस तरह से। तो उस चीज ने काफी मेरे को मोटिवेट किया। और मैं कहूंगी कि मेरी मम्मी और मेरे पापा, मतलब मैम जैसा कह रहे हैं, मैं भी बिहार से हूँ और मैं भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन झारखंड, तो मैं भी एक छोटे से गवर्नमेंट स्कूल से आई हूँ और काफी लोगों का एफर्ट होता है आपको बनाने में। बिल्कुल। तो जैसे मेरी मम्मी ने बहुत कभी भी मेरे को किसी चीज के लिए रोका नहीं है। जैसे मैं बचपन में मार्शल आर्ट्स में मम्मी ने भेजा मेरे को, मेरे पापा ने मोटिवेट किया कि बेटा आप कुछ भी करो, हम आपके साथ हैं। तो अगर आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप जिंदगी में कुछ भी हासिल कर सकते हो, मुझे ये लगता है। तो मैं अपने पेरेंट्स को, मॉम डैड को, जो वहां बैठ के शायद ये अगर शो देख रहे हो बिल्कुल देखेंगे ऑब्वियसली, तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहूंगी इस चीज के लिए। लेफ्टिनेंट भावना, आपकी क्या प्रेरणा थी? क्या आपके घर में भी कोई आर्मी में था या पहली ऐसी थी जिन्होंने आर्मी ज्वाइन किया? नो मामा, आई एम द फर्स्ट जनरेशन ऑफिसर इन माय एंटायर फैमिली। अच्छा। एंड आज मैं ऐसा हूँ, आज मेरी सोच विचार ऐसी है, एंड जो आप ये पर्सनालिटी आज देख रहे हो, आई थिंक इसके पीछे बहुत सारे लोगों का हाथ है। फर्स्टली आई शुड थैंक माई पेरेंट्स, माई फैमिली हु हैड पुट इन सो मच एफर्ट आज मेरे को ऐसे ग्रूम करने के लिए और आज मुझे ऐसे बनाने के लिए। तो आप जब फर्स्ट जनरेशन हो, मतलब आप पहली हो जो आर्मी में गई, तो जब आपने ये कहा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगी, फोर्सेज में जाऊंगी, तो क्या घर वालों ने ये तो नहीं कहा था कि मतलब पढ़ाई लिखाई में आपने भी काफी अच्छा पढ़ा हुआ है, एकेडमिक्स में अच्छी रही हैं, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि आप डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, IAS बन जाओ, कुछ और कॉर्पोरेट सेक्टर में चले जाओ? ऐसा किसी ने कुछ नहीं कहा? एब्सोल्युटली रेसिस्टेंस तो काफी ज्यादा थी, नॉट फ्रॉम माई फैमिली बट जो सोसाइटी होती है ना साइड में, देयर इज अ लॉट ऑफ रेजिस्टेंस, नॉट जस्ट मी फॉर दैट मैटर, अ लॉट ऑफ अदर गर्ल्स आल्सो। बिल्कुल। सो उन्होंने वो हमेशा बोलते थे मेरी मम्मी को कि लड़की है, फौज में क्यों भेजना है, वाई इतना मेहनत क्यों करवाना चाहती है तू अपनी बेटी से, यू नो। बट आई थिंक जो हमारे घर वालों की सोच है वो बहुत अलग है। वो लोग मानते हैं कि जो हार्डवर्क होता है ना, वो हर चीज में हार्डवर्क होती है, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, चाहे वो आर्मी में हो, चाहे वो टीचिंग जॉब में हो, चाहे कहीं सिविल सेक्टर में कहीं पर भी हो। लेकिन एक चीज हमेशा सभी के दिमाग में ये था कि हाँ, एक यूनिफॉर्म का जो जॉब है, आई थिंक दैट इज द मोस्ट रिस्पेक्टफुल जॉब अ पर्सन कैन एवर डू। आई थिंक दो प्रोफेशन ऐसा है जो हम मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। आई थिंक वन इज एन आर्मी ऑफिसर, सेकेंड इज अ टीचर। एंड my teachers, I come from Hyderabad, so I've studied in St. George's Grammar School. All my teachers, each and everybody, उनकी पढ़ाई, उनकी ग्रूमिंग, उनकी नर्चरिंग की वजह से आज मैं ऐसी हूँ। And I think I owe my life and I dedicate it to my parents and my teachers. क्या बात है। मेजर खुशबू, ये बताइए कि जब आप आर्मी में आने का विचार बनाते हैं, वो तो एक विचार होता है, लेकिन जब आप वाकई उसमें आते हैं और जिस तरह का आपका ट्रेनिंग रहता है, वो बहुत मुश्किल ट्रेनिंग रहता है, कुछ अनुभव बताइए ना आपने। जी हाँ, ट्रेनिंग काफी चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि हम सभी, जैसे कि जनरली लोग बोलते हैं राजस्थान में लड़कियों को ज्यादा बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो मेरे लिए एक बेहद अलग सा माहौल था कि जाते ही हमारा बिल्कुल 0 कट हेयर कट कर दिया गया। फिर हम लोगों को डेली सुबह 4 बजे उठ के डेली हम लोग 5 किलोमीटर BPT दौड़ रहे हैं और वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग, फायरिंग की प्रैक्टिस। तो ये बेहद एक अलग ही रोमांचक अनुभव था। पर जैसा कि आप कहते हो, जब भी एक टीम की तरह आप काम करते हो, कि क्योंकि मैं वहां अकेली नहीं थी, मेरे साथ में इतने सारे मेरे साथ लेडी कैडेट्स थे जो मेरे कोर्समेट्स थे, तो आप जब एक टीम की तरह काम करते हो तो आपको ट्रेनिंग भी
बहुत मजेदार तो लगती उस वक्त है। कभी ये नहीं लगता कि कई बार आदमी सोचने लगता है ना कि यार मैं कुछ और ही कर लेती, कभी मन में ऐसा विचार तो नहीं? नहीं, कई बार आया लेकिन मैंने जैसा कि बताया आपको, जब आप एक टीम की तरह रहते हो तो जितने भी कोर्समेट्स थे हम सभी एक दूसरे को सपोर्ट करते थे। तो हमें हमेशा वही याद आता था कि ट्रेनिंग है, डिफिकल्ट है और ट्रेनिंग डिफिकल्ट ही मानी जाती है। बिल्कुल। और उसके लेकिन बाद जो आप जब आप पास आउट होगे, जब आप कमीशन होकर अपने कंधों पर 2 सितारे लगाकर जब आपके पेरेंट्स, तो वो एक अलग ही अनुभव था। तो हमारे दिमाग में बस एक वो आखिरी पिक्चर होती थी कि जिस दिन हम कमीशन होकर इस एकेडमी से बाहर निकलेंगे अपने कंधों पर 2 सितारे लगाकर और टोपी उछालेंगे। टोपी कैप्टन शिखा, आपका अनुभव कैसा रहा? कोई अच्छा अनुभव सुनाइए उस दौरान का। मैं ये कहूंगी कि ट्रेनिंग तो ऐसी है, अगर मैं बात करना स्टार्ट कर दूं तो वो कभी खत्म ही नहीं होता। शायद कभी नहीं। हम सबकी स्टोरीज ऐसी हैं क्योंकि हम 1 साल की, हम 11 मंथ्स की ट्रेनिंग होती है हमारी, तो हमारे लिए ये इतना डिफिकल्ट टाइम होता है कि और डिफिकल्ट भी होता है और हमें लगता है कि यार ये लाइफ का द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जिसे आप चेरिश भी करते हैं। हाँ, और मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करने का श्रेय दूंगी मेरे जो 20 कोर्समेट्स थे, मेरे एक उन कोर्समेट्स को मैं थैंक यू कहूंगी क्योंकि उनके हम साथ थे, इसलिए हम निकल गए। क्योंकि हमें ट्रेनिंग में सिखाते हैं, मैं आपको कह ही रही थी कि आप डिफरेंट जगह से आते हो ट्रेनिंग में। कोई फैशन डिजाइनर होता है पहले, कोई एयर होस्टेस होता है, कोई स्पोर्ट्स में होता है। आप सबको एक जगह लाते हो, आप एक जैसे एक मिक्सी होती है, आप मिक्सी में सबको डाल दो और वो प्रोडक्ट एक ही निकलता है। तो सेम गोज विद ट्रेनिंग। तो हम उसी तरह से अलग अलग जगह से आए, हमने एक दूसरे का साथ दिया। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगी, हमारा एक 30 किलोमीटर का रन होता है जिसमें मैं आपको बता रही थी रात में हमें ट्रैवल करना पड़ता है। अच्छा। तो हमारे साथ में हमारी एक कोर्समेट थी कैप्टन सौम्या। तो हम अपने चेक पॉइंट से लास्ट अपनी जगह पे पहुंचने वाले थे। तो अचानक से हमें पता चला कि उसके पैर में कांटे, उसने बोला शिखा ये प्लीज देखना मेरे पैर में कील कुछ लग गया है। तो हमने उसके शूज निकाले तो उसके पैर में 30-40 ऐसे कांटे लगे हुए थे। लेकिन उस लड़की का मैं दाद दूंगी, मेरे को वो रात आज भी याद है कि उस 30 मतलब उतने कांटों के उसने जूते निकाले और वो हमारे साथ चल पड़ी कि नहीं, हम सबको ये टास्क कंप्लीट करना ही है, हमें जीतना ही है, तो हम करेंगे। बाकी जैसे उसके हमारे पास राइफल होती है, हमारे 10 kg का लगेज एक लोड होता है जिसमें स्केल बोलते हैं, वो मैंने अपने आगे लगाया, राइफल किसी और ने पकड़ा, धीरे धीरे करके हम चेक पॉइंट कंप्लीट किया। तो मतलब ऐसा वो सिखा दिया जाता है आपको टफ लाइफ। ये तो मैंने आपको बहुत ही 1% बताया है, ऐसा हमारे साथ होता ही है। और वो सारे कोर्समेट्स को मैं थैंक यू कहूंगी कि जिन्होंने इस चीज को सक्सेसफुल बनाया, और हमारे जो हमारे बेसिक डीएस जो हमारे इंस्ट्रक्टर्स होते हैं उन सबको मैं धन्यवाद कहूंगी अपनी ट्रेनिंग के लिए। लेकिन आप बताइए आपके साथ क्या कुछ हुआ, खासतौर से वो बताइए जब बाल मेरे लिए ट्रेनिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक बहुत सुंदर सुशील सी लड़की जाती है ऑफिस ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई में, बस उतरती है, उसको सीधा लेके जाते हैं ब्यूटी पार्लर में। और उसके इतने लंबे लंबे बाल ऐसे पकड़ के बस काट देते हैं एंड बिल्कुल 0 कट कर देते हैं। आई थिंक ये सब बहुत सारे लड़कियों के लिए एक बहुत बड़ी शौक होती है। आई थिंक जो हमारी टीम स्पिरिट जो बिल्ड होती है ना, आई थिंक उसी दिन से शुरू होने लग जाता है क्योंकि सारे लड़कियों को एक ही साथ बिठा के जब बाल काट देते हैं तो एंड सभी एक दूसरे के चेहरे देखते रहते हैं कि यार हमारे साथ ये क्या हो गया है। हमारे पेरेंट्स ने हमें पहचानने से इनकार कर दिया था। बिल्कुल। जब वो मिड टर्म पे आए थे तो देखा कि ये तो हमारी बेटी हो नहीं सकती है, हम दौड़ते सामने खड़े हैं लेकिन वो हमें पहचान नहीं पा रहे। ये तो सबके साथ हुआ होगा, सभी के साथ। जब हम एग्जैक्टली मम्मी के पास पहुंचे, मम्मी मैं ही हूँ, तब मम्मी को लगता अच्छा हाँ ठीक है। ये सबके साथ ही होता है हमारे साथ में। आपका कोई एक्सपीरियंस? एब्सोल्युटली। मेरे लिए ट्रेनिंग इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज जैसे हमारी सिविल लाइफ होती है, आई विल टेल यू द क्रक्स ऑफ द एंटायर ट्रेनिंग ऑफ 11 मंथ्स। जैसे हम पहुंचते एक बहुत सिविलियन सी सुंदर सुशील सी लड़की जैसे मैंने बोला है, लेकिन जब 11 महीने के बाद जब हम ऑफिसर बन के बाहर निकलते हैं, जैसे हमारी सोच होती है ना बहुत अलग हो जाती है। वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर लाइव्स ऑल टुगेदर एंड जैसे हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है, हमारी डिसीजन मेकिंग डिफरेंट हो जाती है एंड हम इतने स्टबर्न बन जाते हैं दैट हमको अगर एक टास्क मिल जाता है तो हम वो खत्म करके ही रहेंगे, वो कभी बीच में छोड़ेंगे नहीं। वी डोंट गिव अप इन द मिडल। एंड जो हमारे डिटर्मिनेशन लेवल्स जो एकेडमी में होते थे वो बहुत हाई होते थे। हमारा एक कॉम्पिटिशन होता था मार्च एंड शूट। तो हमारी कंपनी में जितने भी कोर्समेट्स थे all of them had some or the other physical injury क्योंकि लेडी कैडेट्स को
बायोलॉजिकली हमारे पैर थोड़े से वीक हो जाते हैं, कोई ना कोई इंजरी होता है, लेकिन जितना पोटेंशियल हमारे अंदर, जो डिटर्मिनेशन हमारे अंदर था कि हाँ ये टास्क कंप्लीट करना, वो हमारे लिए कंपटीशन होता है, उसमें बहुत दूर दौड़ के आना पड़ता है, फिर काफी सारे ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उसको क्रॉस करके, जैसे दीवार चढ़ना, दीवार के ऊपर से चढ़ के कूदना है, ये सब होता है। I think I salute all the lady officers, all the lady cadets, especially in the academy, जो वो खत्म करके आज ये यूनिफॉर्म पहन के हर जगह पे, हर इलाके में अपना सर्विस दे रहे हैं। तो इतना चुनौतीपूर्ण काम आप कर रही हैं, ये बताइए गाने का शौक किसको है? हम सबकी आवाज आज वैसे देखो कि सबकी खराब हो चुकी है, क्योंकि हम 20 तब से हम चिल्लाई। एक पंक्ति कोई गुनगुना दे कोई, उसी पे हम खत्म करेंगे। अजीब दास्तां है ये, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, न वो समझ सके न हम। क्या बात है। हम आप तीनों को अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं और हमें उम्मीद है कि आप जिंदगी में इसी तरह से तरक्की करती रहेंगी, बुलंदियों पर जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद तेजस्वी में आने के लिए, आपका शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी वो 3 जाबाज महिलाएं जिन्हें राजपथ पर हमने देखा, देश की नारी शक्ति को देखा। अगले हफ्ते ऐसी ही और तेजस्वी से आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Mizo National Front is back in the state, ending 10 years of Congress rule, and with that Congress has been wiped out of Northeast. And I have with me the Chief Minister, Mr. Zoramthanga, who is just back from Delhi and had a meeting with the Prime Minister. Let's talk to him. Sir, welcome to DD News.